अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज मैं पाकिस्तान का मौजूदा सियासी पस मंज़र और मौजूदा हालात पर बात कर रहा हूँ। जो पाकिस्तान में पीडीएम के जलसे रहे हैं उसके पस मंज़र पर गुफ्तगू कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप पूरी बात सुनेंगे और इन हालात को समझेंगे कि ये हालात किधर जा रहे हैं और इनका रुख किधर है। उम्मीद है कि आप संजीदगी से इसको सुनेंगे और गौर करेंगे। पाकिस्तान में आजकल सियासी मंजर गरमाया हुआ है। अपोजिशन जमातें इकट्ठा हो गई हैं और वो एहतजाजी रैली कर रहे हैं जो पीडीएम कहला रहे हैं, लेकिन हनूज ये बात क्लियर नहीं है कि वो क्या चाहते हैं। कभी स्टेट अबाउ स्टेट की बात करते हैं, कभी सिलेक्टेड हुकूमत को चलता करने की बात करते हैं, लेकिन निशाना वाज़ेह मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पर है, क्योंकि इनको इस्टेब्लिशमेंट की हकीकत और पावर पता है और वो पूरा जोर लगा रहे हैं। नवाज शरीफ, मरीम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो खुलेआम टारगेट कर रहे हैं। इनको पता है कि यहीं से कुछ हो सकता है, अगर होगा तो वो जेल जाने से बच सकते हैं, यहीं से इनको तमाम केसेस से छुटकारा मिल सकता है, यहीं से ये बच सकते हैं, यहीं से इनको एनआरओ मिल सकता है। माजी में ये होता रहा है और मौजूदा हालात में वो ये साबित करना चाहते हैं कि यही एक फ़आल इदारा है और यही एक ताकतवर इदारा है और इनके हाथ में ही सब कुछ है। इसके लिए ये पब्लिक पावर इस्तेमाल कर रहे हैं जो ये काम कर सकते हैं और इन पर दबाव डाला जा रहा है। पब्लिक पावर इस्तेमाल कर रहे हैं और इन पर दबाव डाला जा रहा है जो ये, और उनको ये यकीन है कि यही ये काम कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, और ये इस्टेब्लिशमेंट इनको बचा सकता है। अवाम से इनको कोई लेना देना नहीं है, ना ही महंगाई इनका एजेंडा है। ये तो अवाम के लिए एक झांसा है, ना ही अवाम का एजेंडा इसमें शामिल है। महंगाई के खेल में ये सब शामिल हैं और इनके ताने बाने इस महंगाई से पक्का पक्का फिट है और इनके साथ ताजिर माफिया साथ दे रहा है। एक ही मकसद है इनका कि दबाव को बढ़ाया जाए और अपने मकासद को हासिल किया जाए, क्योंकि इनको सबको लगता है कि आगे हमारे लिए जेल है और ये कभी भी जो है हो सकता है और हर कोई इसमें फंस सकता है। जिस तरह इंडिया में ये बताया जाता है और समझा जाता है कि इंडिया में हुकूमत हिंदू हायर कास्ट के पास है, इस तरह पाकिस्तान में हुकूमत जागीरदार और वडीरों के पास है और सारे इदारे अदलिया, पुलिस और पावर इन्हीं के पास है और इन्हीं के लोग हुकूमत में हैं, इन्हीं के लोग अदलिया, पुलिस और इदारों में और कारोबार में बैठे हैं और ये एक दूसरे के सहूलतकार हैं और एक दूसरे को अच्छे और बुरे में प्रोटेक्ट करते हैं, बचाव करते हैं। और इन लोगों ने जिस रैयत को पाल रखा है, अपने लोगों को, और अपने असर रसूख के लिए जिन गुंडों को पाला हुआ है, वो भी आजकल इस पावर का हिस्सा हैं और ये सब मुकमका हैं, मिले हुए हैं और ये एक ग्रोह के साथ एक ताकतवर ग्रोह बन गया है। पाकिस्तान में अक्सर ये कोशिश रही है कि पावर को तकसीम किया जाए और नीचे तक पहुंचाया जाए और पब्लिक को एम्पावर किया जाए, पब्लिक की ताकत पब्लिक को दी जाए, पावर पब्लिक को दिया जाए। वो हर बार इस कोशिश में वो हर बार फेल हो गए। हर ऐसे काम को ये जो पब्लिक को एम्पावर करना चाहते थे, ये ताकतवर तबके ने पूरी ताकत से कुचल दिया और फेल कर दिया है। नवाज शरीफ फैमिली इसका हिस्सा नहीं थे। नवाज शरीफ पहले इस जागीरदार वडेरों की फैमिली के में शामिल नहीं थे। मिलिट्री ने इनको आगे किया था कि ये इस निज़ाम को ख़त्म करें, लेकिन ये कारोबारी लोग थे, ये इसका हिस्सा हो गए और वो भी इस ग्रोह में शामिल हो गए और आगे बढ़ गए और अपना पावर बेस क्रिएट कर लिए। इसलिए इनका हमेशा से मिलिट्री से टकराव रहा है। मिलिट्री अक्सर अंदरूनी रसाकशी, करप्शन, लूट मार, चोरी चकारी, डाकाजनी, गुंडागर्दी से परेशान रही है और हमेशा इन पर इसका प्रेशर रहा है, जिसकी वजह से वो हमेशा हुकूमती मामलों में दखलंदाज होते हैं और दखलंदाज होते रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अंदरूनी मुल्क की अफरात व तफरीक
اندرونی ملک میں جو یعنی کمزوری اسٹیبلشمنٹ کو بھی کمزور کر دیتی ہے. پرویز مشرف جب آئے تو پاکستان مفلوق حال تھا. پاکستان میں پیسہ نہیں تھا, ملک ڈیٹرائٹنگ سچویشن میں تھا. پاکستان کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ حکومت چلا سکے. پاکستانی حکومت کے پاس لٹانے کے لیے اور لوگوں کو لوٹنے کے لیے حکومت کے پاس کچھ نہیں تھا. صرف حکومتی زمینات تھیں جو وہ لوٹتے تھے اور لوٹتے رہے تھے. حکومتی زمینات کے لوٹ پاٹ میں سبھی شامل تھے, فوجوں کے سیاسی لیڈر یا دوسرے گورنمنٹ کے اداروں میں بھی سبھی شامل تھے, اور سب نے پاکستان کی جو حکومت کی زمینات تھی ان کو لوٹا, اور وہی ایک لوٹنے کی اثاثہ تھا, اور ایک دوسرے کے سہولت کار بھی تھے. اس لیے گورنمنٹ اس زمانے میں حکومت چلانے کے لیے گورنمنٹ ریونیو بھی جو ہے کلیکٹ نہیں ہوتا تھا صحیح سے. گورنمنٹ ریونیو کلیکشن نہیں ہوتا تھا, نہ ٹیکس کوئی دیتا تھا, نہ کوئی کلیکٹ کرتا تھا, نہ کلیکٹ ہوتا تھا, نہ کوئی دیتا تھا. سنا تھا کہ لاہور کے ایک سلاٹر ہاؤس جو صرف 5 لاکھ سالانہ پر دیا ہوا تھا گتے پہ, پرویز مشرف نے اس کو منصفانہ حراج کیا, آکشن کیا تو 50 کروڑ میں گیا. کہاں 5 لاکھ اور کہاں 50 کروڑ, یعنی 1000 گنا. مشرف اسی طرح تمام جگہ کوشش کر کے پاکستان کو مشکلات سے نکالے, اربوں کی اکانومی کو خربوں میں لے گئے. اور اس کے زمانے میں, اور ان کے زمانے میں, مشرف کے زمانے میں پاکستان کے پاس سرپلس فورن ایکسچینج بھی تھا. اگر 9/11 کا واقعہ نہیں ہوتا اور مشرف کو چین سے کام کرنے کا وقت ملتا تو پاکستان کے حالات بدل دیتے تھے, کیونکہ فوج ان کے ساتھ تھی. مشرف کو تو ملا لوگوں نے پھنسایا. مشرف دہشت گردی اور اندرونی ملا گردی کا شکار ہو گئے. یہ ان کے خلاف عوام کو گمراہ کیا. پرویز مشرف کو میں کرپٹ نہیں مانتا, وہ حقیقت میں ایک محب وطن پاکستانی ہے جو اندرونی اور بیرونی سازشوں کا شکار ہو گئے. مشرف کا سب سے بڑا قصور یہ تھا کہ وہ پاور کو جاگیرداروں اور وڈیروں کے ہاتھ سے چھین کر پبلک کے ہاتھ میں دینا چاہتے تھے. اس کے لیے انہوں نے بلدیاتی انتخابات کروائے تھے, جس سے سیاسی رساکشی شروع ہو چکی تھی. یعنی پبلک کے پاور میں اور جاگیرداروں میں, وڈیروں میں کے ساتھ ان کی رساکشی شروع ہوئی تھی, کیونکہ پاور عام لوگوں میں جا رہا تھا اور یہ جاگیردار وڈیرے نہیں جاتے تھے. اور جاگیردار وڈیرے اور بزنس مین مافیا بھی اس رساکشی میں شامل ہو گیا تھا. نواز شریف اور بے نظیر کے ساتھ ساتھ اسٹیٹس ود ان اسٹیٹ, یعنی جو ایک چھوٹی چھوٹی جاگیریں ہیں لوگوں کی, جیسے شریفی اسٹیٹ ہے, زرداری اسٹیٹ ہے, اس طرح کے کئی اسٹیٹ پاکستان میں ہیں, جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیٹس ود ان اسٹیٹ. اسٹیٹس ود ان اسٹیٹ کے سب مافیا شامل ہو گیا تھا. موجودہ دور میں بھی عمران خان اور چند لوگ یا جو لوگ ملک سے باہر رہتے ہیں, ان کی خواہش ہے کہ پاکستان سے اس نظام کو ختم کیا جائے اور ملک میں عوام کی بھلائی کا کام ہو. ملٹری کی بھی یہی کوشش ہے کہ کسی طرح ملک اس چنگل سے آزاد ہو, مگر بظاہر یہ مشکل لگتا ہے جب تک ملٹری پوری طاقت سے موجودہ حکومت کے ساتھ نہ کھڑی ہو جائے اور دو ٹوک انداز میں حمایت نہ کرے. لیکن یہ ابھی لگتا نہیں ہے. فوج کہہ دے کہ یہ حکومت اپنی میعاد پورا کرے گی اور ہم کوئی دخل اندازی نہیں کریں گے, پبلک ایک طرف ہو جائے گی. موجودہ بین الاقوامی حالات کے پیش نظر ملٹری سمجھ بوجھ سے کام لے رہی ہے. ملٹری صاف کہہ دے کہ ہم جمہوری عمل کے فیور میں ہیں, ہمارا اسٹینڈ ہم نے صاف کر دیا ہے, اور اپنے اس بیان کو دبنگ طریقے سے کہہ دے کہ سیاسی مسائل پارلیمنٹ میں اور قانونی مسائل کو عدلیہ سے حل کرے. جو اس کا اسٹیٹمنٹ ہے اس اسٹینڈ پہ قائم رہے اور اپنے بیان کو دبنگ طریقے سے کہہ دے کہ سیاسی مسائل پارلیمنٹ میں اور قانونی مسائل کو عدلیہ سے حل کریں. اور جو بھی جمہوریت کے پس پردہ جمہوریت کہہ کر ملکی ساری میں سے کھیلے گا, پبلک عوام کو گمراہ کرے گا اور پبلک کو روڈوں پہ لائے گا اور ملک کی سالمیت اور ملک کے امن و امان کے لیے خطرہ بنے گا, اس کو چھوڑا نہیں جائے گا. ملٹری صاف کہہ دے کہ جو لوگ جمہوریت کے آڑ میں, جمہوریت کے پس پردہ یا جمہوریت کے یعنی ٹٹی سامنے رکھ کر جو پیچھے جو گھناؤنا کھیل کھیل رہے ہیں یا
ملک کی سالمی سے کھیل رہے ہیں، جو ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اپنے مفادات کی خاطر، ان کو چھوڑا نہیں جائے گا، ان کو بخشا نہیں جائے گا. اور صاف کہہ دے جس کو جو پوچھا جا رہا ہے جواب دے، جس کو جو پوچھا جا رہا ہے جواب دے. اگر کسی سے حساب مانگا جا رہا ہے، حساب کتاب مانگا جا رہا ہے تو حساب دے. اگر وہ کہتے ہیں کہ بھائی منی ٹریل دو یا آپ کو جو رسیدیں ہیں وہ لا کے دو، وہ لا کے دو. یہ خالی باتوں سے بات نہیں بنے گی راجا، پہلے لا کے دو. جو بھی شواہد ہے وہ پیش کر جائیں، اور شواہد پیش کریں، اپنی صفائی دیں، اور اپنے آپ کو یعنی اگر آپ نے کوئی غلطی نہیں کی ہے اور صاف ستھرے ہیں، آپ نے کوئی چوری نہیں کی ہے، آپ نے کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا ہے، آپ نے کوئی منی لانڈرنگ نہیں کی ہے، تو آپ اپنا حساب کتاب دے کے اپنے آپ کو جو ہے الگ کر لیں. بتا دیں کہ بھائی یہ حساب کتاب ہے، ختم ہو جائے گا معاملہ. یہ سب کیا چاہیے؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کیا ناٹک ہے؟ آپ کو جس چیز کا حساب پوچھ رہا ہے وہ جواب دے دیجئے، ختم ہو جائے گی بات. اب یہ شہباز شریف کہتے ہیں میں جواب نہیں دوں گا تو کون پوچھے گا؟ تو کیا پولیس ان کو ڈنڈا ڈالے، مارے توڑے؟ پوچھنے کے لیے جیسا عام آدمی کو مارتے ہیں، جس طرح سے تھرڈ ڈگری کرتے ہیں، ویسا ان کے ساتھ تھرڈ ڈگری کر کے پوچھا جائے؟ کیا چاہتے ہیں؟ سیدھی سی بات ہے کہ بھائی آپ کو جو پوچھا جا رہا ہے اس کا جواب دے دو، سیدھے سے بتا دو کہ بھائی یہ ہے. عدالت میں اپنے آپ کو پیش کرو اور اپنی صفائی دو. اگر آپ بے گناہ ہیں تو عدالت آپ کو چھوڑ دے گی، اگر آپ گناہ گار ہیں تو جیل بھگتو. ملٹری اس میں کیا کر سکتی ہے؟ اس طرح سے فوج آنا، اگر اس معاملے میں اگر کوئی شواہد نہیں دیتا ہے، صفائی نہیں دیتا ہے اور آناکانی کرتا ہے، اور اس کے لیے حکومت کو فوج کی مدد چاہیے تو فوج مدد کرے گی. یہ بات فوج کو کہنا پڑے گا کہ اگر اس میں کوئی بھی آناکانی کرتا ہے اور حساب کتاب نہیں دیتا ہے اور اپنی چوری کیے ہوئے مال کا حساب نہیں دیتا ہے تو اگر اس کے لیے حکومت کو فوج کی مدد چاہیے، پولیس اگر کارروائی نہیں کرتی ہے، اگر فوج کی مدد بھی چاہیے تو فوج اس میں مدد کرے گی. جب فوج نالے صاف کر سکتی ہے تو اس کی صفائی میں بھی ساتھ دے سکتی ہے. اس میں کوئی آر نہیں ہے، نہ ہی اس میں کوئی جھجک ہے. ملک کے لیے جو چیز بہتر ہے اس کے لیے ہر کام کرنے تیار ہیں. جب نالے صاف کر سکتے ہیں، ٹڈی دل کو مار سکتے ہیں، تو یہ جو لٹیروں سے لوٹی ہوئی دولت بھی واپس لا سکتے ہیں اور ان کو جیل بھی بھیج سکتے ہیں. اس کے لیے فوج ہر طرح سے تیار ہے. صاف کہہ دے، فوج اپنا بیانیہ صاف کر دیں. اور یہ بات آپ کہیں گے تو پبلک کو پتا چلے گا کہ ملٹری ہم عوام کی بہی خواہ ہے اور ملٹری عوام کے ساتھ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان کیا کر پاتے ہیں، کیونکہ سارے جاگیردار، وڈیرے، ادارے، بزنس مین، پولیس سب حکومت کے خلاف ہیں. کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر یہ ہو گیا اور پاور عام آدمی کے پاس چلا گیا تو ان کا مستقبل اور ان کی لوٹ مار، عیاشیاں، یہ روب، یہ دبدبا اور یہ چھوٹی چھوٹی اسٹیٹس ود ان اسٹیٹ کا جو کانسیپٹ ہے جو آزادی کے بعد سے چلا رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا. پاور چلا جائے گا اور ان کی لوٹ مار لوگوں کے سامنے آ جائے گی اور وہ جیلوں میں ہوں گے. موجودہ حالات میں عمران خان اور ان کے وزیر بیان بازی بند کریں، بیان بازی سے گریز کریں، پریس کو حکومت کے کام کے بارے میں ہی بتائیں، جو کام وہ کر رہے ہیں اس کے بارے میں بتائیں اور اپنے کام پر توجہ دیں. اور جو پبلک کے معاملے ہیں اس پر بات کریں اور اپنے کام پر توجہ دیں اور یہ روز روز کی نوک جھوک بند کریں. یہ ایک لحاظ سے سارے لیڈرز اور اسپوکس پرسن کو پریس سے ہٹا دیا جائے. بہتر یہ ہے کہ سارے لیڈرز، سارے منسٹرز اور سب کو اسپوکس پرسن کو پریس سے ہٹا دیں. صرف وہی بات کریں جو ان کے اسٹیٹمنٹ سے وہی دیں اور جو کام ہوا ہے اس کے بارے میں بتائیں. باقی کسی بات کا جواب نہ دیں کہ انہوں کیا کر رہے ہیں، انہوں کیا کر رہے ہیں، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے. پلیز یہ کام کی بات کریں، یہ سب فضول چھوڑیں. فضولیات میں ہم کو جانا نہیں ہے. صاحب بولے ہم کو فضولیات میں جانا نہیں ہے. یہ ہم جو کام کریں آپ اس کے بارے میں ہم سے پوچھیں، ہم جواب دیں گے. باقی کا یہ سب جو کہہ رہے ہیں ان کو رہنے دیں. جو بھی منسٹر ہے وہ اپنے محکمے
अपने अचीवमेंट और इससे मुताल्लिक़ अमूर पर बात करें, और मीडिया से बात करें इसके बारे में कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपोजिशन जो कहती है कहने दें, प्रेस को जवाब ना दें, ये वाहिद हल है। और अपने काम पर तवज्जो देने और पूरा वक्त पॉलिसी मेकिंग और ग्राउंड वर्क पर ध्यान देने का, इस वक्त मौजूदा हालात में पॉलिसी मेकिंग ग्राउंड वर्क पर ध्यान देने का जरूर मौका है। अगर इस वक्त अगर आप काम नहीं करेंगे तो आप आगे हालात और बुरे होंगे। तो बेटर यह है कि सर जोड़ के अपने अपने ऑफिस में बैठें, मिनिस्टर्स अपने ऑफिस में बैठें, अपने काम पे तवज्जो दें और सोचें, लोगों से डिस्कस करें, मामला को तय करें और किस तरह से काम करना है उसकी एक पॉलिसी बनाएं और उस पर आगे बढ़ें। जब तक कि आप वक्त ना देंगे और काम नहीं करेंगे तो ये काम नहीं होगा बाबा। और ये हर जलसे के बाद, जिस तरह से हर मैच के बाद आफ्टर मैच जो तबसरा होता है वो तबसरा बंद करें। ये कोई क्रिकेट गेम नहीं है, न ये क्रिकेट का खेल है, न क्रिकेट मैच के बाद के जो है ये इन्हें तबसरे हैं। इसको बंद करें। जो भी है गवर्नमेंट अपने काम पर तवज्जो दे, ये इम्पोर्टेंट है। और इमरान खान को भी चाहिए कि वो भी अपनी बयानबाजी बंद करें और हुकूमती मामलात में ध्यान दें और वो कोशिश करें कि ऐसी एक्टिविटीज़ पे ध्यान दें जिसमें जो एजुकेशन हो, खेल हो या इस तरह के जो है पूरे जो काम हो रहे हैं उनमें बच्चों को एड्रेस करें, नौजवानों को लेकर चलने की कोशिश करें, उनको मैसेज दें, उनको यानी एक लीडर का जो है विजन है वो विजन उन तक पहुंचाएं ताकि वो आगे बढ़ सकें। ये जो आजकल पीडीएम चल रही है ये वही कॉन्सेप्ट है जो आपको पीआर एजेंसी दुनिया में करती आई है। इस तरह के कॉन्सेप्ट एपको पीआर एजेंसी, एक एजेंसी का नाम है, उसका नाम है APCO, एपको पीआर एजेंसी दुनिया में करती आई है। ये पीआर एजेंसी इंडियन, इसराइली, अमेरिकन की लॉबी से शुरू की गई थी जिसका पहला हदफ पाकिस्तान और फलस्तीन था, लेकिन बाद में ये इस्लाम और मुसलमान के खिलाफ हो गया था। ये एक इस्लामोफोबिया एजेंसी हो गई थी। ये एजेंसी नरेंद्र मोदी के लिए भी काम करती रही है और शायद अभी भी हो। और ये लीबिया, इराक, शाम, मस्र, ट्यूनिस, अल्जीरिया मुल्कों में हुकूमत को गिराने और हुकूमतों के खिलाफ लोगों को खड़ा करती रही है और वहां की हुकूमतों को गिराती रही है। ये आजकल एपको पीआर वर्ल्ड वाइड के नाम से है, मशहूर है, और इसकी ब्रांच शायद पाकिस्तान में भी है। इस तरह के एजेंसीज का तरीक़ाकार ये है कि वो हुकूमत, पुलिस, मिलिट्री, अदलिया, मीडिया, एकेडमीज में हर जगह बंदे खरीदती है और इनको अपने लिए इस्तेमाल करती है और इनको आलाकार बनाती है। और ये एक इवेंट मैनेज करती है, हर जगह इवेंट्स भी मैनेज करती है, हर जगह पीआर इवेंट भी मैनेज करती है। और ये इस तरह से जो है गवर्नमेंट्स में, मिलिट्री में, इदारों में हर जगह अपने लोगों को मैनेज करते हैं, लोगों को अपना एजेंट बनाते हैं। इंडिया में भी ये कांग्रेस के दौर में नरेंद्र मोदी को लाने के लिए महंगाई का स्क्रिप्ट बनाया था और कहानी घड़ी थी और इस तरह का काम हुआ था, यानी महंगाई की गई थी। इस तरह कांग्रेस के लीडर को मीडिया घसीटता था, मीडिया पर लाकर उनको बेइज्जत किया जाता था, उनको जो है इस तरह से सवालात किए जाते थे जो प्री डिजाइन होते थे सवालात, वो डिजाइन उनसे सवाल किया जाता था, मजबूरन वो जवाब उसी टाइप का देते थे जो ये चाहते थे और उस जवाब को, उस बयानिया को, उस जवाब को पब्लिक में घुमाया जाता था कि ये इस तरह से कह रहे हैं। तो ये इस तरह की स्ट्रेटेजी होती है जिसमें इन्हें मीडिया को पहले से ही सवाल दे दिए जाते हैं कि जो एंकर आएगा, जो एंकर है वो आने वाले मेहमान से इस तरह के सवाल पूछे कि मेहमान उसमें उलझ जाए, मेहमान उसका ऐसे जवाब दे जिससे जो है इनकी जो तहरीक चल रही है इसको फायदा पहुंचे। तो ये सब एजेंसी मैनेज करती हैं, सब इदारों और सियासी लीडर और मीडिया सबको इस्तेमाल करती हैं और इनको पैसा देकर बाकायदा खरीदती हैं। जो इनके रास्ते में आता है इसको कत्ल कराने से भी गुरेज नहीं करती हैं। ये महंगाई करवाती हैं और पूरी तरह से
मेन मीडिया और सोशल मीडिया को मैनेज करती हैं और बाकायदा इस तरह से सिचुएशन क्रिएट करती हैं कि लोग सब सच समझ लेते हैं और ये सब मैनेज करते हैं। पाकिस्तान में तो सिंध हुकूमत इस महंगाई के खेल में लगता है कि इस एजेंसीज के साथ शामिल है। जो बयानात, जो रिपोर्ट्स मैंने मीडिया में सुने हैं, उससे ऐसा लगता है। जो पाकिस्तानी मीडिया और इमरान खान इंडियन लॉबी की बात कर रहे हैं, इनका इशारा शायद आपको पीआर या इसी तरह की एजेंसीज की तरफ है, जिनसे नवाज शरीफ और नवाज शरीफ के फर्जंद और हुसैन हक्कानी ने मुलाकातें की हैं और बिलावल भुट्टो भी दुबई में इसलिए गए थे। एजेंसीज बिलियंस ऑफ डॉलर चार्ज करती हैं इस काम के लिए और इस खेल में पैसा और असर रसूख हर चीज इस्तेमाल होता है। ये सब ख्यासारियां हैं या सच्चाई है, ये मैं नहीं जानता, लेकिन जल्द से और इसके बाद रूनुमा होने वाले वाकयात जिस नवीयत के वाकयात हो रहे हैं, इससे बात सच लगती है। और जब हम इन जलसों का शेड्यूल देखते हैं और जलसों की जगह का तयन देखते हैं तो लगता है ये एक मुकम्मल पीआर एजेंसी का डिजाइन वर्क है। पहले जलसे का चुनाव गुजरांवाला एक आइडियल जगह थी। दूसरा जलसा कराची का, इस दिन बेनज़र भुट्टो की वतन वापसी पर बम हमले की बरसी थी। इसके नाम पर लोगों को इकट्ठा किया जा सकता था और सुटेबल डे था। बड़े मजे की बात यह है कि जब ये इवेंट होते हैं, इसके साथ एक हिस्सा क्रिएट किया जाता है। हर वक्त जब भी इवेंट होगा उसके साथ एक हिस्सा क्रिएट किया जाता है ताकि वो पब्लिक के दिमाग में महफूज रहे और पब्लिक की तवज्जो का मरकज बने और लोगों की दिलचस्पी बढ़े और लोग इसको याद रखें। ये नैरेटिव, ये बयानिया स्टेट अबाउ स्टेट है और ये बयानिया स्टेट्स विद इन स्टेट वाले करते रहेंगे। यानी ये बयानिया कुसा है, स्टेट अबाउ स्टेट है और ये बयानिया स्टेट्स विद इन स्टेट वाले करते रहेंगे। और वाकई के बाद नवाज शरीफ का स्टेटमेंट यही था कि हम जानते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट शामिल है, स्टेट अबाउ स्टेट है। अब मरीम नवाज और दूसरे कहते हैं कि हम यही स्टेटमेंट कहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान, मरीम नवाज सब ये स्टेटमेंट कहते हैं, सबका यही स्टेटमेंट है। लेकिन कह क्या रहे हैं कि हम महंगाई के खिलाफ हैं, हम अपने इमरान खान की गवर्नमेंट भेजना चाहते हैं, लेकिन इनका हमला किधर है? इस्टेब्लिशमेंट की तरफ, मिलिट्री की तरफ है। ये बात निशाना एक तरफ है और ये बता किस तरफ है? दूसरी तरफ। पब्लिक को समझना चाहिए कि गेम क्या है। अब जब ये कराची का वाकया हुआ तो कराची हुकूमत ने जो है इन्वेस्टिगेशन का जो है पैनल बनाया। उसके साथ साथ जो है असेंबली में भी जो है सेनेट ने भी पैनल बनाया और तहकीकात करने की जो है शेड्यूल भी दे दिया, 1 महीने के अंदर रिजल्ट का भी दे दिया। और उधर बिलावल भुट्टो ने जो है अपने बाजवा साहब को फोन कर कहा कि बाजवा साहब आप इंक्वायरी करें। बाजवा साहब ने हामी भर ली। लेकिन अब मरियम नवाज शरीफ क्या कहती हैं कि वो कहती हैं कि भाई ये जो इंक्वायरी जो सिंध गवर्नमेंट करेगी, ये इस्टेब्लिशमेंट क्यों इंक्वायरी करे? जबकि बिलावल भुट्टो का स्टेटमेंट सुने हैं, मैंने उनका टेलीफोन पे जो स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया है, जो बात की है, वो मैंने सुनी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने रेंजर्स को घेरा, बताया कि ये काम रेंजर्स का है, इसलिए बिलावल ने बाजवा साहब को कहा कि आप इंक्वायरी करें और अगर ये काम रेंजर्स ने किया है तो बाजवा साहब को चाहिए कि वो इंक्वायरी करें और ना सिर्फ उसकी करें बल्कि ये जो पुलिस डिपार्टमेंट में सब कुछ हुआ है उसकी भी पूरी इंक्वायरी करें कि ये पूरी कड़ी कहां से कहां पहुंची है और इसके पीछे कौन कौन शामिल है। और अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटर होता पाकिस्तान का इमरान खान की जगह, तो मैं इन तमाम जो ऑफिसर्स है इन सबको गोल्डन हैंडशेक करके भाई साहब आपकी खिदमत बहुत हो गई है, आपको हम रिटायर्ड करते हैं, आपकी जितनी जो
टाइम है उसका जो हम आपको पैसा दे देंगे, आप घर जाइए। क्योंकि ये वो लोग हैं जो आगे हुकूमत के लिए खतरा बन सकते हैं। इनको, क्योंकि ये आज करे हैं, ये कल भी करेंगे, इसलिए इनको फारिग करना जरूरी है, क्योंकि ये थ्रेट है हमारा एक पाकिस्तान के लिए। तो इन लोगों को फारिग किया जाए और जो कॉम्पिटिटिव जो अच्छे अफसर है उनको आगे लाया जाए और नए लोगों को भर्ती की जाए। इससे जो है ये बात सामने आएगी। तो ये होगा कि जो दूसरे लोग हैं वो उनके लिए मैसेज भी होगा कि अगर हम भी करते हैं तो ये बात होगी। फिर दूसरी चीज ये है कि ये लोग अगर किसी ऐसी चीजों में शामिल हैं या किसी एक ग्रुप का हिस्सा हैं या किसी एक पावर बेस के तहत हैं, ये लोग जो पावर के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं और पावर के लिए काम कर रहे हैं, तो इनका फारिग करना जरूरी है। और ये काम करना चाहिए कि भाई धीरे धीरे सबको फारिग करो कि भाई आप भी जाइए, आप भी जाइए, आप भी जाइए, आपका जो भी पेंशन होगा वो हम आपको सेटल करके दे देंगे। और ये जो मरियम नवाज का है ये जो बयान है, ये जो है मीडिया कैचिंग है, ताकि ये बयान चलता रहे। इनको मालूम हुई कि इंक्वायरी होगी, इनको पता है कि इंक्वायरी चलते रहेगी, इंक्वायरी होगी, नतीजा कुछ ना निकलेगा। इनका तो काम बन गया, इनका जो मकसद था वो हासिल हो गया। पब्लिक को जो पैगाम देना था वो दे दिया। क्वेटा में भी जो मोहसिन दावर को रोकना भी ये एक इवेंट की कड़ी लगती है, पब्लिक इंटरेस्ट क्रिएट करना और जलसे को यादगार करना। और इस सब में बहुत लोग और बहुत सारे इदारे, लीडर्स, पुलिस, मीडिया मैन और दूसरे इदारे भी शामिल हैं। क्योंकि जो एजेंसीज हैं वो मुकम्मल स्टडी के बाद और मुकम्मल फिक्सिंग के बाद ये काम करते हैं और सब फिक्स करते हैं और इसी हिसाब से अफसरों को मूव करते हैं। पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जहालत, गुर्बत और रिश्वत आम है। बंदे आसानी से हासिल किए जा सकते हैं, ये बात एजेंसीज जानती हैं। मैं यहाँ हासिल करने की बात इसलिए कर रहा हूँ, जहालत की वजह से लोग बहुत जल्द गुमराह हो जाते हैं और भेड़ों की तरह चल पड़ते हैं, इनको खरीदना भी नहीं पड़ता। ये कभी सवाल नहीं करते, ये कभी सवाल नहीं करते कि क्यों, किस लिए, किसके लिए, हमारा क्या फायदा है, हमको क्या दे सकते हैं। इनसे ये नहीं पूछते कि आपके पास क्या पॉलिसी है, आपके पास कौन काबिल है, आपने क्या काम किया है जो आगे कर सकते हैं, जो आगे क्या काम करेंगे। आप लोग चोर हैं, मुल्क को लूटा है, चोरी की है, आप हमारे रहनुमा और भलाई करने वाले हमारे हमदर्द कैसे हो सकते हैं। भाई जो कौम मुसलमान हो, जो एक इन्हें अपने आप को मुस्लिम कौम कहती है, जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी मानती है, उसकी उम्मती होने का दावा करती है और इनके लिए अपनी जान देने और जान लेने की बात करती है, तुफ है ऐसी कौम पे, तुफ है ऐसी कौम के उन लोगों पे, तुफ है ऐसे कौम के उन लोगों पे जो कहते हैं कि खाते हैं तो क्या हुआ, लगाते भी तो हैं। इनको तो प्यारे नबी का नाम भी नहीं लेना चाहिए। इन लोगों के जबान पे प्यारे नबी का नाम आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो लोग जहनी तौर पर इतने गिरे हुए हैं वो प्यारे नबी के क्या चहीते हो सकते हैं। वो जानते हैं और मानते हैं कि इनके लीडर चोर हैं, रुश्वतखोर हैं, लुटेरे हैं, 70% भूखी नंगी गुर्बत व इफलास में घिरी अवाम और जाहिल लोगों का माल लूटते हैं और अय्याशी करते हैं और अपने बच्चों के लिए महल तामील करते हैं। इन भूखे नंगे गरीब अवाम का मुस्तकबिल खा गए हैं, इनके बच्चों का मुस्तकबिल लूट लिए हैं। बहैसियत एक मुसलमान हिंदुस्तानी, मैं बहैसियत एक मुसलमान हिंदुस्तानी शर्म आती है कि ये इनको अपना इमाम, जो इन लुटेरों को, इन चोरों को, इन रिश्वतखोरों को, एक मुसलमान होते नाते, एक हिंदुस्तानी मुसलमान होते नाते मुझे शर्म आती है इन लोगों को, इन पाकिस्तानियों को, जो इन लुटेरों को, इन चोरों को, इन बदमाशों को ये
ان کو اپنا امام اور امیر المومنین مانتے ہیں. ان کو تو چپل نکال کے مارنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ.